हेलो पॉमगेट फैमिली। सो यार हम लारे फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में आज हम करने वाले हैं पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। कम्युनिकेशन का एक टॉपिक था आपका पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बारे में हम वीडियो करेंगे। एंड आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूमे, एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर, इंटर ऑफिस मेमो एंड रेजिग्नेशन। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में करेंगे। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस के और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आगे की वीडियो में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखेंगे सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है। Students aspiring for admission in foreign universities are required to send an SOP यानी कि statement of purpose। statement of purpose यहाँ पे बोला है कि जो भी स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या सेंड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेंड करते हैं। एट टाइम दे आर आस्क्ड टू सबमिट एन एसे ऑन अ गिवन टॉपिक। उस टाइम पर उन्हें सबमिट करना होता है जो भी टॉपिक उन्हें गिवन होता है, दिया होता है, उसके ऊपर ऐसे। दिस सेक्शन डिस्कस स्टैंडर्ड कंटेंट्स ऑफ एन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दो इट मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। अब देखो हर कोई अपने अपनी तरीके से अलग अलग दिखता है, तो ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। What is an SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? A statement of purpose is self-introductory essay in which an applicant introduces her himself in this case to the admission committee and states why she intend pursuing a particular course। जैसे अभी हमने देखा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है वो स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है, कि उनको जिसमें एडमिशन लेना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये चीज शो करता है कोई भी एक स्टूडेंट है वो अपना इंट्रोडक्शन एक ऐसे की तरह देता है, ठीक है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर हिमसेल्फ, एंड वो एडमिशन कमिटी को सेंड करते हैं कि भाई वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को क्यों परस्यू करना चाहते हैं, क्यों उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। सम यूजफुल बिगिनिंग्स ऑफ SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब समझ आ रहा है। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि जो भी वर्क करने वाले होते हैं, ठीक है, पर्सनल हम बोलते हैं कर्मचारी लोगों को जो काम करते हैं, ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कि वो जो लेटर लिख रहे हैं, जो वो सेंड कर रहे हैं, उनका क्या लेटर लिखने का मोटिव है, क्या चीज वो सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, आई वॉन्ट टू परस्यू PhD इन, ठीक है, जिस भी चीज में करनी है आगे उसको कंटिन्यू करेंगे कि मैं PhD परस्यू करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट में या इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बारे में लिखा है। एंड देन सेकंड वन इज आई रियलाइज्ड आई वाज कीन ऑन, मैंने ही रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा कीन हूँ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या कुछ भी हो सकता है आगे, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज आई हैव चोजन टू स्टडी, मैंने ये पढ़ना चूज किया है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा या ये कोर्स पढ़ूंगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव एंजॉयड स्टडिंग, क्यों, क्योंकि मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है। एंड आई एम कीन टू प्रोसीड टू मोर एडवांस लेवल, और मैं इसको करने के बाद इसके और एडवांस लेवल में भी जाना चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ। तो इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होते हैं जिनको इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। एक तरीके से हमने जो लेटर दिखा था, लेटर वाली वीडियो पीछे, तो लेटर की तरह ही है, बस इसमें यह है कि आपको किस तरीके से सेंड किया है वो बताया गया है, अलग अलग तरीके, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस समझ में आ गया। देन सेकंड वन हम देखेंगे जॉब एप्लीकेशन लेटर या रिज्यूमे। ये तो अच्छे से समझ आता होगा कि जॉब एप्लीकेशन लेटर, जो भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, कोर्स कंप्लीट किया है, या जो भी चीज, जो भी स्टडी वो कर चुके हैं, उसके बाद अगर उनको जॉब में अप्लाई करना होता है तो वो किस तरीके से लेटर लिख के अप्लाई करेंगे, क्या रिज्यूमे का सारी चीजें रहती हैं, तो वो हम देखेंगे इसमें। Covering letter. A covering letter is a letter that introduces the applicant to his prospective employer, explain his suitability for the job applied for by summarizing his skill, abilities, experience. जॉब एप्लीकेशन लेटर है कि भाई एक जो एप्लीकेंट है जो उस लेटर को लिख रहा है, तो जिसको वो लिख रहा है यानी कि जो उसका एम्प्लॉयर है जो उसको हायर करेगा, ठीक है, उसको वो एप्लीकेशन लिख रहा है, तो लेटर जो लिखा जा रहा है
उसमें वो क्या करता है, सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि भाई जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है वो उसके लिए किस तरीके से सुइटेबल है, कि भाई अगर आपके जॉब में ये सारी चीजें जरूरी है तो मुझे ये काम करने आते हैं, या मुझ में ये स्किल्स हैं, ये एबिलिटीज है, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसको समराइज वे में करके लिखते हैं, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ द लेटर इज टू कैच अटेंशन of the prospective employer by highlighting the applicant's strength and encourage him to take a look at the resume with interest। अब मेन पर्पस क्या होता है लेटर का, कि भाई वो अटेंशन कैच करे, ठीक है, कि कोई भी एम्प्लॉयर है जिसको कोई भी बंदा हायर करना है तो वो एप्लीकेंट जो अपनी उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको हाईलाइट करके शो करता है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो उसको क्या करे, चूज कर ले, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी लेटर लिखता है या किसी का भी इंटरव्यू होता है, कुछ भी होता है, अप्लाई कर रहा है, तो जो भी मतलब एप्लीकेंट है, ठीक है, जिसको जॉब चाहिए, तो वो अपनी अच्छी चीजों को शो करने की कोशिश करता है ताकि एम्प्लॉयर जो है वो उससे इनकरेज हो जाए। एंड इसमें आपके कुछ टाइप आते हैं। फर्स्ट वन है सॉलिसिट लेटर ऑफ एप्लीकेशन। व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, the applicant should mention his source of information and then state the purpose of his application। आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि भाई जॉब के लिए भी होते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या रहता है आपका कि अगर कोई आपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देखा है, उसको देखकर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, उसको देखकर आप लेटर लिख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये मेंशन करना जरूरी है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कि भाई आपको न्यूज़पेपर से पता लगा, आपके एडवर्टाइजमेंट से पता लगा कि आपको जो है यहाँ पर किसी एक पर्सन की जरूरत है एंड जो भी चीजें हैं वो वहां पर आपको शो करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, कौन से न्यूज़पेपर में है, किस डेट है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो मैं लेटर लिख रहा हूं वो आपका एक एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर में, उसके रिस्पॉन्स में मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आई रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट रेफर करना चाहता हूँ कि जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो वो आप रेफर कर सकते हैं। योर एडवर्टाइजमेंट इन डेटेड, इन मतलब जिस भी न्यूज़पेपर में एंड जिस भी डेट को आया है वो यहाँ पर आपको दिखाना है। तो जॉब एप्लीकेशन का किस तरीके से करते हैं समझ में आया। इसी का सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे अनसॉलिसिटेड लेटर ऑफ एप्लीकेशन। अनसॉलिसिटेड कौन से होते हैं? इफ द लेटर इज ड्राफ्टेड ऑन द एप्लीकेंट्स ओन इनिशिएटिव, कि भाई एप्लीकेंट जो है उसने खुद से फर्स्ट स्टेप लिया, उसने खुद से इनिशिएट किया, ठीक है। व्हेन द एप्लीकेंट हैज ईदर कम टू नो ऑफ अ वैकेंसी थ्रू सम सोर्स और ही इज एंटिसिपेटिंग वन एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट एडवर्टाइज्ड द पोस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, द लेटर कुड बिगिन एज फॉलोज। अब अनसॉलिसिट में क्या है कि भाई बिजनेस जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहीं भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया कि भाई वैकेंसी है, जगह खाली है, या किसी भी तरीके का अप्रोच नहीं किया। जो एप्लीकेंट है वो खुद से अपनी तरफ से अप्रोच करता है, अपनी तरफ से अप्लाई करता है, तो वो अनसॉलिसिट लेटर हो जाएगा, ठीक है। इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? आई हैव कम टू नो फ्रॉम, अब ये सोर्स हो गया कि भाई मुझे मिस्टर एक्स से पता लगा कि वहां पर वैकेंसी है, दैट देयर इज लाइकली टू बी, ऐसा हो सकता है कि वहां पर जगह हो, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आई एम अप्लाइंग फॉर समर जॉब लीव वैकेंसी फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए है कि मैं समर जॉब में जो लीव वैकेंसी होती है उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएंगे आपके अनसॉलिसिट। एंड थर्ड वन इज फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन ऑन द ईमेल, ईमेल वाली जो होती है, दिस हैज बिकम वन ऑफ द मेजर वे ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन especially when companies want to speed up the matter of filling the vacancies। अब यहाँ पर देखा होगा आपने ईमेल से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। ईमेल जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है टाइम के साथ। तो ईमेल क्या है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन सेंड करने के लिए बहुत बड़ा वे हो गया है, ठीक है। स्पेशली जब कंपनी जो है उनके पास टाइम कम होता है, उनको जल्दी अपनी वैकेंसी फिल करनी होती है, अपना पूरा प्रोसेस स्पीड अप करना होता है, तब वो ये मेथड अपनाती है, ठीक है, कि कोई भी जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन के अपनी एप्लीकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू वहां पर सेंड कर सकता है। While forwarding application by email, however, the applicant must bear in mind the fact that the application is a formal mode of
कम्युनिकेशन। आप अगर ईमेल से भेज रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफॉर्मल वे में भेजोगे, ठीक है, कि आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे या फिर आपको इनफॉर्मल मैसेज भेजोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको कंपनी ने बोला है कि आप ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन भेज सकते हो, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। He, she should not become casual in his her tone approach. उसकी जो भी टोन या जो भी अप्रोच रहेगा लेटर का, वो कैजुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो फॉर्मल रहना चाहिए। तो वो हमारा फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन ईमेल वाला हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिज्यूमे। The write-up which accompanies the covering letter, which sketches the applicant's personal and academic detail, achievements and experience, is generally known as biodata or resume. रिज्यूमे क्या होता है या बायोडेटा क्या होता है? एक ऐसा लेटर जिसमें सारी चीजें एप्लीकेंट्स के बारे में आ जाती हैं कि भाई उसकी एकेडमिक डिटेल क्या है, उसकी पर्सनल डिटेल क्या है, फैमिली मेंबर क्या है, ठीक है, कि उसने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है, अपना ग्रेजुएशन या अपना इंटरमीडिएट, अपना हाई स्कूल कौन से स्कूल से किया है, कितने मार्क्स से स्कोर किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, कितने ईयर का उसको अपने फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजें रिज्यूमे में या बायोडाटा में हो जाती है। A resume is called curriculum vitae। करिकुलम वाइटे, सीवी का नाम सुना, सीवी एंड रिज्यूमे, तो सीवी इसी को बोलते हैं। और कैंडिडेट प्रोफाइल, सीपी, ठीक है, कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल का मतलब कि जो एप्लीकेंट्स है उसकी सारी डिटेल्स वहां पर, ठीक है। रिज्यूमे एम्स टू हाईलाइट। रिज्यूमे में क्या चीजें हाईलाइट करनी होती है? सबसे पहले आप पर्सनल पार्टिकुलर्स लिखोगे, पर्सनल डिटेल जो होती है। सबसे पहले अपना फुल नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, हाइट, वेट, ये सारे ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भाई आपने अपना हाई स्कूल कहाँ से किया, आपने अपना इंटरमीडिएट कहाँ से किया, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो कहाँ से किए हो, क्या उसमें आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, क्या रैंक की है, ठीक है। एंड उसके बाद एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल मतलब कि अगर आपने अलग से कोई कोर्स किया है, कोई स्किल गेन किए हैं, ठीक है, या फिर अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में किया है, सो वो इसमें आ जाएंगे, ये रिज्यूमे होता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर। अभी तो क्या किया भाई, अप्लाई किया जॉब के लिए। अब अगर जॉब ऑफर आ जाता है तो उसको किस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से उसका आंसर देना है, ठीक है। आफ्टर गिविंग अ सक्सेसफुल इंटरव्यू, द एप्लीकेंट इफ चूजन फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन रिसीव एन ऑफर लेटर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अब भाई सक्सेसफुल हो गया इंटरव्यू, उसके बाद क्या होगा, आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा। एंड उस ऑफर लेटर को आप किस तरीके से रिप्लाई करोगे? द लेटर विच द कैंडिडेट देन राइट कन्वेइंग हिज कंसेंट इज नोन एज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जॉब ऑफर आया, अब आप ये बोलोगे ना कि भाई हाँ हम ये जॉब करना चाहते हैं, आप अपने उसमें कंसेंट शो करोगे ना कि हाँ हमारी मर्जी है। अब उस कंसेंट को शो करने के लिए आपको जो लेटर लिखना है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, कि जॉब ऑफर जो आपको हुई आपने वो एक्सेप्ट कर दी। द लेटर कम्युनिकेट द कैंडिडेट्स विलिंगनेस टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन प्रपोज्ड बाय इट। अब देखो बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती हैं कि भाई आप अगर कोई भी जॉब है वो ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसको 4 महीने से पहले नहीं छोड़ सकते, या आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि आप छोड़ रहे हो, या आप ऐसी चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन सुनने के बाद, समझने के बाद, जो भी कैंडिडेट की इच्छा होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की, वो उसकी विलिंगनेस होती है कि हाँ भाई हमें ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है, तो वो यहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखता है। इट ऑल्सो कन्फर्म द डेट ऑन विच द कैंडिडेट कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसमें वो डेट भी होती है भाई कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में। सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर ऑफिस मेमो। इंटर ऑफिस मेमो क्या होता है? A memo is a short form of the word memorandum, which means a written statement prepared by a person in order to give information about a particular matter.
मेमो क्या बोला है यहाँ पर, मेमो जो है वो शॉर्ट फॉर्म है मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम वर्ड सुना होगा, मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म है। एंड इसका मतलब क्या है कि एक रिटन स्टेटमेंट जो किसी एक पर्सन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है कोई एक इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर पर। In the organization, it is short, formal note written to a receiver or many receiver in order to apprise him, her, then matter. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो मेमो होता है वो शॉर्ट और फॉर्मल रिटन नोट होता है, ठीक है, जो एक रिसीवर या बहुत सारे रिसीवर्स रिसीव करते हैं। हाउ इज मेमो रिटन, कैसे लिखा जाता है? यूजुअली देयर आर स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ विच इंक्लूड, एक स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्मेट होता है एंड उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, कि जो मेमो लिखा गया है, जो मेमो मतलब जो इंफॉर्मेशन दी गई है किसी एक पर्टिकुलर मैटर को लेके, वो किसने दी है और किसको दी है, दोनों का, ठीक है, सेंडर और रिसीवर। एंड सेकेंड चीज मैटर टू बी कम्युनिकेटेड, जो एक्चुअल पॉइंट है, एक्चुअल टॉपिक है, वो क्या है कि उस मेमो में किस चीज के बारे में बात की जा रही है। एंड डेट, यहाँ पर कि किस डेट को वो मेमो जो है सेंड किया गया है एंड रिसीव हुआ है। लास्टली सिग्नेचर विद ऑथेंटिकेट्स द नोट, ये ऑप्शनल रहेगा कि जो उसको नोट को ऑथेंटिकेट करेगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। मेमो समझ में आ गया। इंटर ऑफिस का मतलब कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है तो वो वहां पर उसको मेमो के थ्रू वहां पर वो इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। सो ये होते हैं इंटर ऑफिस मेमो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखा। सबसे पहले कि आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए तो कैसे करोगे, उसके बाद अगर ऑफर आ गया तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर, अगर आपको छोड़ना है तो किस तरीके से छोड़ोगे जॉब को, ठीक है। A resignation letter is written when a person decide to quit the organization. रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है, जब कोई भी एक पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, अब जब वो उसको क्विट करना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। रीजन फॉर रिजाइनिंग फ्रॉम अ फर्म कुड बी मैनी सच एज बेटर प्रोस्पेक्टिव, बीइंग अनहैप्पी विद द जॉब, फोर्टकमिंग रिट्रेंचमेंट। आप देखो कोई भी पर्सन जो है किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एंड वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजंस में कुछ रीजन ऐसे आ जाते हैं कि उसको बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है, वो अपनी जो करंट जॉब है उससे खुश नहीं है, अनहैप्पी है, या फिर कुछ फोर्थ कमिंग रिट्रेंचमेंट की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से कोई भी एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता है। सिंस दिस लेटर हैज वाइडर इम्प्लीकेशन इट शुड नॉट टेकन लाइटली, बहुत ज्यादा इसकी वाइड इम्प्लीकेशंस है, इस वजह से इसको लाइटली नहीं लिया जाता है। Youngsters seems casual about job hopping, but as one grows older, one realizes the seriousness of the decision to resign from the organization. यंगस्टर्स जो होते हैं मतलब यंग पीपल जो है वो जॉब होपिंग को बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं, बट जब कोई इंसान ग्रो करता है, ठीक है, टाइम के साथ वो ग्रो कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो ये चीज रियलाइज करता है कि जॉब रिजाइन करने का डिसीजन जो है वो एक बहुत सीरियस डिसीजन होता है, ठीक है। राइटिंग दिस लेटर बिकम अ स्ट्रेसफुल मैटर फॉर वेरियस रीजन। जो ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर है उसको लिखना एक बहुत स्ट्रेसफुल मैटर हो सकता है कई सारे रीजंस की वजह से। फर्स्ट वन इज टेकिंग डिसीजन दैट इज गोइंग टू चेंज वंस लाइफ। रेजिग्नेशन करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई आपने छोड़ा अच्छे के लिए बट आपके साथ बुरा हो गया, ठीक है, तो चेंज हो जाता है एक बहुत बड़ा लाइफ में रिजाइन करने के बाद। वन हैज एस्टैब्लिश इमोशनल टाई विद द ऑर्गेनाइजेशन विद कलीग्स विच वन विल हैव टू सेवर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप बहुत टाइम से किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, वहां के ऑर्गेनाइजेशन से आप इमोशनली अटैच हो गए हो, वहां के आपके जो कलीग्स थे, आपके फ्रेंड्स थे जो आपके साथ में वर्क करते थे, उनके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे, जिसकी वजह से जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हो तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। देन taking up a new job in an entirely new environment may make one feel insecure। अब भाई एक जगह अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए पीछे वाली चीज छोड़नी पड़ेगी, है ना।
तो अगर कोई भी पर्सन एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वहां का सारा इन्वायरमेंट अलग होता है। अब मान लो अगर आपने 15 साल कहीं जॉब करी, ठीक है, 15 साल आप जहां जॉब करते हो वहां के इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से आप सेफ फील करते हो कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योर है, आपको सारी चीजें वहां की पता होती हैं, आपको बहुत सारी चीजें कन्वीनियंट लगती हैं। बट जब आप किसी नई जॉब में जाते हो तो वहां का इन्वायरमेंट, वहां के रूल्स रेगुलेशन, सारी चीजें अलग होती हैं, वहां के लोग अलग होते हैं, ठीक है, तो उससे जो है कुछ इनसिक्योर फील कर सकते हो। तो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो इजी नहीं होता है हर किसी के लिए, एंड बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग रिजाइन करते हैं। सो आई होप ये लेटर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमने देखा पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड सेकंड जॉब एप्लीकेशन लेटर, देन थर्ड हमने देखा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि जॉब ऑफर का जो एक्सेप्टेंस होता है, एंड फोर्थ इंटर ऑफिस मेमो, एंड फिफ्थ वन वाज रेजिग्नेशन लेटर। सो ये सारे हमने देखे पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस में कुछ टॉपिक जो थे, एंड इसके जो कुछ टॉपिक हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।